हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं आज क्लास 10th का मैथ। ठीक है, मैथ में हम कर रहे हैं अगर आप लगातार आप देख रहे होंगे तो इसमें हम करेंगे 14वां चैप्टर। ठीक है, 14वां चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे। अगर हम बता दें, इसके पिछले वीडियो में तो हमने जल विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ा था, उसके लाभ देखे थे, हानि क्या थी। आज हमको देखना है कि ऊर्जा में पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। जैसे जैव मात्रा के बारे में, बायोगैस जिसको आप कहते हैं, बायोमास भी बोलते हैं। ठीक है, हम बता दें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो आप एक बार कमेंट कीजिए, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जाइए चैनल पर, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए पढ़ा हो रहा है? हिंदी मीडियम वालों के लिए हो रहा है। ठीक है, यूपी बोर्ड बेसिक्स हम बात करें, यूपी बोर्ड वालों के लिए सारे ये जो सिलेबस है हम यूपी बोर्ड वालों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या, आज का जो टॉपिक है, और चैप्टर नाम अब क्या है, ऊर्जा के स्रोत। 14वां चैप्टर है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत है, तो लिखिएगा इसमें ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोगों के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। तो इसमें जो पहला हेडिंग आएगा उसको हम पढ़ेंगे जैव मात्रा, जिसको हम बोलते हैं बायोमास। जैव मात्रा यानी कि बायोमास के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे कि कृषि हो गया, कृषि वह जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। बायोमास क्या है कि कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करेंगे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। ठीक है, ये सब क्या हो गए? बायोमास। ठीक है, अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो ठीक है, तो लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है। लकड़ी का एक जैव मात्रा का एक रूप है। ठीक है, जिसे लंबे समय से ईंधन
के रूप में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी क्या है? जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से इसको उपयोग में ला रहे हैं हम लोग। ठीक है, लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी से हानि क्या है? लकड़ी से हानि तो जलाने पर बहुत अधिक धुआं निकलता है, उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो क्या लिखेंगे कि आप इसको लिख लीजिएगा फर्स्ट नंबर डाल के कि लकड़ी जलाने पर क्या होता है? जलाने पर अधिक धुआं निकलता है और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर उसके बाद अधिक ऊष्मा का न देना, अधिक ऊष्मा नहीं देता है। ठीक है, ये अधिक ऊष्मा नहीं दे पाता है तो इसकी ये तो हानि हो गई। ठीक है, और उपकरणों के तकनीकी में जैसे अगर हम बात करते हैं चारकोल की, किसकी? चारकोल की। यहाँ हम लिखे होंगे ना गोबर, सॉरी, चारकोल क्या है? चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है। चारकोल कैसा है? तो लकड़ी से बेहतर ईंधन है चारकोल। ठीक है, तो इसकी हानियाँ लिख लीजिएगा लकड़ी की। तो हम इसको इरेज करें ऊपर, बात समझिएगा। इसी हेडिंग इसके नीचे लिखिएगा सब जो हम लिखाते जाएंगे। ठीक है, देखिए चारकोल, लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने पर या जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए लकड़ी से बेहतर ईंधन क्यों है? तो बात करेंगे चारकोल लकड़ी से
बेहतर ईंधन क्यों है। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ से कि चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं देता है, अपेक्षाकृत कम धुआं देता है और ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, समझ में आया क्या कि लकड़ी की अपेक्षा ये सब हर उसके मामले में ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ज्वाला के बिना ज्वाला के जलती है और अपेक्षाकृत कम धुआं देती है लकड़ी की अपेक्षा, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, किसके, लकड़ी से ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं गोबर के उपले के बारे में, गोबर के उपले देखे होंगे आप, तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मतलब वो भी हम जैसे कि अब तो गैस पर या फिर बहुत अभी भी चूल्हे पर बनता है तो गोबर के उपले लगाए जाते हैं, तो वो किस तरह से ईंधन के रूप में उपयोग होता है। काफ़ी समय पहले से ही ये चीज़ें उपयोग में लाई जा रही हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। जो अभी लाई जा रही हैं वो तो बात अलग है, लेकिन जो पहले से आई उपयोग में लाई जा रही हैं तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से बात करेंगे हम, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, हम ईंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, हम सारे टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, एकदम जो जो इसमें दे दिया है। ठीक है, सबको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर हम नहीं लिख पाएंगे तो आप बस समझिए बात को, फिर उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप एक बार इसको गोबर के उपले, गोबर के उपले कैसे हैं। ये जैव मात्रा का एक रूप है। ठीक है, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां होती हैं। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां होती हैं। ठीक है, कैसी कैसी हानियां होती हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे क्या कि जैव मात्रा का एक रूप है, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां होती हैं। जैसे कैसी कैसी हानियां होती हैं, तो लिखेंगे कि बहुत
अधिक धुआं उत्पन्न करता है, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है। दूसरी बात करेंगे तो पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना, राख बनता है, लकड़ी से ज़्यादा इसमें राख बनते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरी बात करते हैं तो तीसरा नहीं है, ठीक है, बस दो ही समझिएगा। अब देखिए तो गोबर के उपले हो गए। हम तकनीक का उपयोग करके गोबर को एक बेटर ईंधन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। कैसे, तो गोबर संयंत्र के बारे में हम देखेंगे, ठीक। गोबर गैस जिसको बोलते हैं, गोबर संयंत्र या फिर बायोगैस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। समझे बात को। जैसे कि गोबर के उपले हो गए तो ये काफ़ी क्या है कि इसको उपयोग करने में कठिनाई है, धुआं बहुत देगी और दहन होने के दहन पूरी तरह दहन न होने के कारण इसके राख भी बच जाते हैं। अब देखिए क्या है कि जब इसको इस तरह से उपयोग ला रहे थे, अब हम बायोगैस का उपयोग करेंगे, उसमें भी क्या करते हैं, गोबर का ही यूज होता है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे यूज होता है। तो पहले बात समझिए, बायो हेडिंग डालिएगा बायोगैस, क्या लिखेंगे, बायोगैस, ठीक है। बायोगैस लिखेंगे तो पहला हेडिंग है, पहला पॉइंट है कि गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट सब्जियों के अवशिष्ट तथा बाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस की निर्माण होती है, बायोगैस का निर्माण होता है। जब गोबर गैस गोबर हो गया, फसलें हो गया, कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट सब्जियों के अवशिष्ट हो गए, तथा बाहित मल हो गया, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ से कि जो अपघटन के फलस्वरूप मेथेन कार्बन डाई ऑक्साइड
हाइड्रोजन, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जैव गैस को समपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न होती हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। ठीक है, बायोगैस बनाने की विधि। बायोगैस बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। हमने अभी बायोगैस के बारे में देखा है थोड़ा सा। ठीक है, जिनमें किस तरह से बनाए जा रहे हैं, तो फसलों के अवशिष्ट से, सब्जियों के अवशिष्ट से, तो और आपके जो मल होते हैं उनके अवशिष्ट से ये बनाए जा रहे थे। अब बात करेंगे इसके बनाने की विधि क्या है, किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो इतना आप इसको फटाक से लिखिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला इतना इरेज करते हैं, ये आप इसको थोड़ा लिखिए। ठीक है, ऊपर वाले को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बायो गैस बनाने की विधि। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में, ये देखिए ना, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल जिसे करदम कहते हैं,
बनाया जाता है जहां से इसे संचित्र में डाला जाता है। इसका चित्र बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, देखिएगा, तब उसको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। संचित्र में डाला जाता है, ठीक है, सॉरी, संपाचित में डाला जाता है, ठीक है। तो संपाचित में डाल देते हैं तो क्या होता है, देखिएगा, डाल देते हैं तो चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। गोबर की स्तरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देता है। नहीं होती है तो गोबर की स्तरी के जटिल यौगिकों को अपघटित कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या करते हैं, किसको अपघटित कर देते हैं, ठीक है। किसको, तो गोबर जो घोल कर डाला जाता है संयंत्र में, ठीक है। तो और आगे हम बात करेंगे इसमें अपघटन, इसको नीचे वाला इरेज करते हैं, ठीक है, देखिएगा आगे। अपघटन प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मेथेन कार्बन
डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अपघटित होने के बाद जो उसमें हम डालते हैं, फिर जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। ठीक है, फिर जैव गैस को गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों में या पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो गोबर बायोगैस बनाने की जो विधि है वो क्या है। एक हम छोटा सा चित्र बनाते हैं, फिर उससे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखिएगा, ज़्यादा बड़ा सा नहीं बनाएंगे। देखिए, ये चित्र होता है बायोगैस का, इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, देखिए, जैव गैस बनाने के लिए विभिन्न मिश्र टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसे कर्दन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर
करदम बनाएंगे। क्या? करदम। यहाँ पर होता है करदम, जिसको गाढ़ा गोबर और मतलब गोबर लेंगे और जल को गाढ़ा घोर कर यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा इधर नीचे, ठीक है। करदम बनाया जाता है जहाँ इसे संचित्र में डाला जाता है। संचित्र यानी कि संपाचित, संचित्र नहीं यार, संपाचित्र है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। संपाचित, जहाँ पर एक संपाचित मतलब जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाचित को बोलते हैं डाइजेस्टर, ठीक है। संपाचित, पचाने वाला, जिसको सिंपल सी बात है। तो ये होता है, यहाँ पर जाएगा, चारों ओर से बंद, ये चारों ओर से बंद होता है, जिन्हें जीवित चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर की स्तरीय के जटिल यौगिका अपघटन कर देते हैं। अपघटन प्रक्रम पूरे होने तथा इसके फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। जैसे गैस को संपाचित में के ऊपर बने गैस टंकी ये होती है, यहाँ से गैस निकाली जाती है, संचित किया जाता है। जैव गैस को गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे कि यहाँ से, ठीक है। ये होती है गैस टंकी। क्या होती है? ये होती है गैस टंकी। तो यहाँ से बाहर निकाली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ जब ये गोबर गया है तो ये भी तो बाहर निकलना चाहिए ना, तो फिर यहाँ से निकल जाता है उर्वरक बन के। क्या बनेगा? उर्वरक बन के यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। निर्गम टंकी इसको बोलते हैं, निर्गम टंकी भी बोलेंगे। समझ में आई? इसको क्या बोलेंगे? गैस निर्गम, यहाँ से गैस निकाली जाती है। समझ में आई बात? ये आपको चित्र पता होना चाहिए, ये चित्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करने के बाद ये चित्र आप अगर बना देते हैं तो सारे नंबर मिल जाएंगे। ये पूछ लेता है पेपर में, तो आप इसको ध्यान में देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लाभ के बारे में देखेंगे, और अगर आप कमेंट करते हैं तो इसको फिर से एक बार दोहरा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।